गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हमारी कोशिका की सेकंड क्लास होगी, चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिका बेसिकली आज हम पढ़ेंगे कोशिका के अंग। क्या बोलते हैं इसको? कोशिकांग। कोशिका के अंग, कोशिकांग। क्या पढ़ेंगे हम? कोशिका के अंगों के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका के अंगों के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका झिल्ली। नहीं, इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज। ये क्वेश्चन आया हुआ है। सेल वॉल, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। वहीं कोशिका जो झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन, वो किसकी बनी हुई होती है? वो बनी होती है फास्फोलिपिड की। फास्फोलिपिड की। तो हम पढ़ेंगे कोशिका के अंगों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिका के अंग में, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स पाया जाता है, प्लास्टिड पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, एनीवे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में डॉट डॉट टाइप में जो होता है, इसको बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम बोलते हैं। एंड ये थ्रेड के आकार की जो संरचना पाई जाती है, इसको डीएनए बोलते हैं। डीएनए, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया में 78 प्रोटीन पाया जाता है, और ये है क्रिस्टी। इनको आंतरिक दीवारों के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? ऑल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। ऑल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है, 78 प्रोटीन पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का अपना डीएनए होता है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी, जिनको आंतरिक दीवारें कहते हैं। अब और है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसी को आप करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में हमने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा पाया जाता है राइबोसोम, डीएनए एंड 78 प्रोटीन। क्रैब चक्र चलता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रैब चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रैब चक्र चलता है, तो उसके फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी तथा ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रैब चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज का निर्माण होता है, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। ठीक है, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। इसीलिए कोशिका को क्या कहा गया? इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा गया? तो कोशिका का पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस, शक्ति गृह। तो जो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा गया? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा गया? माइटोकॉन्ड्रिया में क्रैब चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज का निर्माण होता है, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। और इसीलिए कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है। और इसकी खोज किस माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी? ऑल्टमैन ने। सेकेंड जो टॉपिक होगा, जो कोशिकांग होगा, वो हमारा गोल्गी बॉडी होगी। गोल्गी बॉडी की जो खोज की थी कैमिलो गोल्गी ने की थी। गोल्गी बॉडी की खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्गी ने। इसका जो काम होता है वो परिवहन, पदार्थों का परिवहन।
इसको ट्रैफिक पुलिस के भी नाम से जानते हैं, ट्रैफिक पुलिस। ये क्वेश्चन में आए हुए हैं, लाइक जैसे कि ट्रैफिक पुलिस के नाम से, ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं, तो गॉली बॉडी को ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। पदार्थों का परिवहन कौन करता है, तो गॉली बॉडी करता है। और गॉली बॉडी की खोज किसने की, तो कैमिलो गॉली ने गॉली बॉडी की खोज की। इतना ही गॉली बॉडी के बारे में मेन है जो क्वेश्चन में आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं राइबोसोम, ये हमारा राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम का जो मेन काम होता है वो प्रोटीन का निर्माण, बेसिकली राइबोसोम का जो काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना ही होता है। और दो प्रकार के प्रोटीन भी बनाता है, 70S प्रोटीन और 80S प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम का बेसिकली यही काम होता है, प्रोटीन का निर्माण करना। जहाँ राइबोसोम होगा वहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होता है। दो प्रकार के प्रोटीन बनाता है, 70S प्रोटीन, 80S प्रोटीन। तो बस इसके बारे में इतना ही जानते हैं। एंड उसके बाद सेंट्रोसोम का जो काम होता है वो सेल डिवीजन का होता है। मैंने बताया नहीं था सेल डिवीजन कहाँ पे नहीं होता, ब्रेन की कोशिकाओं में, मतलब कि न्यूरॉन में सेल डिवीजन नहीं होते हैं। तो सेंट्रो एक मेन इसका जो काम होता है, सेंट्रोसोम का काम होता है सेल डिवीजन का होता है, जो हमारे ब्रेन में नहीं पाया जाता है और बॉडी में नहीं भी पाया जाता है, ब्रेन में पाया जाता है। ब्रेन मतलब न्यूरॉन, बस इतना याद रखना है इसमें। सेंट्रोसोम का काम होता है सेल डिवीजन, कोशिका, हाँ हिंदी में इसको कहते हैं कोशिका का विभाजन। उसके बाद हम देखते हैं लास्ट क्या है, नहीं लास्ट तो नहीं है। उसके बाद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। हाँ ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कोशिका का आंतरिक कंकाल। किसका, कोशिका का आंतरिक कंकाल, आंतरिक कंकाल। तो ये कोशिका का आंतरिक कंकाल, ये भी क्वेश्चन में आया कि आंतरिक कंकाल के नाम से किसे जाना जाता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का आंतरिक कंकाल के नाम से जाना जाता है। जो और इसमें दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। तो एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। तो स्मूथ का जो काम होता है ये कार्बोहाइड्रेट तथा इसमें कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण होता है, किसमें, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। वहीं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें राइबोसोम का निर्माण होता है। मतलब कि प्रोटीन का भी निर्माण होता होगा, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका, और इसको कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। दो प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ का जो काम होता है कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करना होता है, वहीं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो काम होता है राइबोसोम का बेसिकली काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। इसके आगे देखते हैं वैक्यूल्स बचा हुआ है, वैक्यूल्स को हिंदी में रसघानी बोलते हैं, और इसका जो काम होता है स्टोर करना, जल को संचित करने का काम, किसका होता है, संचित करना। जल को संचित करने का काम वैक्यूल्स मतलब रसघानी का काम होता है। और वैक्यूल्स जो एनिमल सेल में छोटा पाया जाता है, वहीं प्लांट सेल में बड़ा पाया जाता है। वैक्यूल्स बस इतना याद रखना है कि एनिमल सेल में छोटा पाया जाता है, प्लांट सेल में बड़ा पाया जाता है वैक्यूल्स। तो आज की हमारी क्लास यहीं पे एंड होती है। अगली क्लास कोशिका का थर्ड पार्ट भी आएगा, जिसमें हम न्यूक्लियस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।